हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने ओनली आईएएस मार्क्स बूस्टर सीरीज़ का चैप्टर 1 पढ़ा था। सब्जेक्ट पर्यावरण, एनवायरनमेंट का चैप्टर 1 पढ़ा था। आज हम पर्यावरण के चैप्टर 2 को देखेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे जो अभी वर्तमान में चर्चा में रही हैं। संभावना है इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यूपीएससी 2024 में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है समाचार में प्रजातियां यानी वनस्पति। पहला है लाल सैंडर्स, लाल चंदन भी कहा जाता है इसको। ये आईयूसीएन के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में शामिल है, यानी कि एंडेंजर्ड के रूप में शामिल है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको पता ही नहीं है एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, इन सारे का मतलब वल्नरेबल, इसका मतलब नहीं है, तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और यूपीएससी इसके बारे में कभी कभी स्टेटमेंट देकर पूछ भी लेती है। तो सबसे पहले आईयूसीएन का जो कैटेगराइज है वो उसने रेड लिस्ट को 8 सब कैटेगराइज किया है, जिसमें पहला है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट इट मीन्स जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है, यानी कि ये विलुप्त हो चुका है। दूसरा है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जिसको लिखते हैं EW। ये होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। इसका मतलब है कि जाति वन से पूर्णतः समाप्त हो चुकी है और इसके बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघरों या अपने मूल स्थान से अलग किसी कृत्रिम निवास स्थान पर ही जीवित हैं, यानी कि उन्हें संरक्षित किया गया है और ये जंगल से पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। इनको कहा जाता है वन विलुप्त। तीसरा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिसको बोलते हैं CR, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसका मतलब है कि जाति का वनों से विलुप्त होने का घोर खतरा बना हुआ है, जैसे कि गोडावन राजस्थान। इसको बोलते हैं घोर संकटग्रस्त। फोर्थ है एंडेंजर्ड। वंस अगेन, तो हमारा फोर्थ है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब क्या हुआ कि जाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। समझ रहे हैं आप? ओके। जैसे कि बाघ, शेर, ये सब क्या है, जंगल से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है और इसलिए इन्हें क्या किया गया है, संरक्षित किया जा रहा है। हम अभी कुनो नेशनल पार्क में चीता मंगवाए हैं। ये सारी चीज़ें, ये तो एक्सटिंक्ट हो चुका है चीता का। समझ रहे हो? तो ये आपको कैटेगरी समझना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट। तो हमारे यहाँ तो है ही नहीं ना चीता, तो हमने कहाँ से मंगवाया है? अफ्रीका से मंगवाया है। अफ्रीका से अगर हमने मंगवाया तो हमने कहाँ रखा है? कुनू नेशनल पार्क में रखा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो हमने पढ़ा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आगे पढ़ा हमने एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त। नेक्स्ट पढ़े वल्नरेबल इट मीन्स क्या हुआ? असुरक्षित, कमजोर, यानी जाति वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। वनों, ये जो जाति हैं इनका क्या है, वनों में संकटग्रस्त होने की संभावना है। जैसे कि हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, ओके, जो हिमालय के क्षेत्र में रहता है, जनरली लद्दाख वगैरह। नेक्स्ट इसका क्या है? NT यानी नियर थ्रेटेंड, यानी जाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। कब संकटग्रस्त होने की संभावना? निकट भविष्य में। ओके, कि जैसे जैसे कैटेगरी का सब डिविजनल नीचे जाता जाएगा, समझ लो कि इनकी स्थिति थोड़ी अच्छी है। ओके, या पहले से बेहतर, ऊपर वाले से नीचे की स्थिति बेहतर है। ओके, तो ये हो गया नियर थ्रेटेंड, यानी कि भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। नेक्स्ट आता है CD। इनका मतलब हुआ कंजर्वेशन डिपेंडेंट। ओके, यानी कि संरक्षण निर्भर। यदि संरक्षण दे दिया जाए तो खतरे से दूर है। यदि संरक्षण अगर दे देते हैं हम, तो ये क्या होता है? खतरे से दूर होता है। नेक्स्ट है DD इट मीन्स डेटा डेफिशिएंट, यानी कि इनके बारे में आंकड़ों का अभाव है कि इनकी स्थिति क्या है। जाति के बारे में आंकड़ों की कमी से उसकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
And the last one is NE. It means not evaluated. Not evaluated. Okay, यानी कि जाति का संरक्षण की जो स्थिति है उसका या फिर उसके संरक्षण के जो मानदंड पर अंकन भी नहीं किया गया है, इसे कहते हैं अनाकलित। अनाकलित। ओके, तो ये हमारे थे IUCN रेड लिस्ट के जो कैटेगरीज थे उनके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम। ओके, अगर थोड़ा बहुत आप IUCN के बारे में भी जानना चाहें तो मैं आपको बता देती हूँ। IUCN जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, ये हो गया IUCN का फुल फॉर्म। IUCN जो है सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक विशिष्ट सदस्यता संघ है। यह दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची होती है और जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति को दर्शाया जाता है। हमने उसके 9 कैटेगरीज जो कैटेगराइज किए गए थे लिस्ट को, उनको भी देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइट्स के बारे में। साइट्स परिशिष्ट 2 क्या है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाएंगे जब भी मैं बात करूँगी इंडेंजर्ड और सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगी। अभी मैं आपको एक छोटा सा संक्षिप्त में विवरण दे देती हूँ साइट्स के बारे में और फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ओके, तो साइट्स क्या है? यहाँ पे साइट्स का परिशिष्ट 2 लिखा हुआ है। थोड़ा सा जान लेते हैं साइट्स के बारे में। साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975, यानी इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1975 में हुआ था और भारत जो है 1976 में, यानी उसके 1 साल के बाद उसका 25वां यानी 25th भागीदार देश बन गया था। भारत क्या बन गया था? उसका 25वां भागीदार देश बन गया था। ओके, साइट्स है साइट्स जो है वो सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें वर्तमान में 184 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पशुओं और पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरे में ना डाला जाए। इसका मैंने बता दिया सम्मेलन 1975 में हुआ था। भारत जो है इसका भागीदार कब बना था? 1976 में, उसके 1 साल बाद। वे देश जो साइट्स में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं उन्हें पार्टियों के रूप में जाना जाता है। ओके, यद्यपि साइट्स पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ध्यान रहे, ये UPSC इस चीज़ को भी पूछता है कि क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देगा या फिर किसी संस्था का नाम के साथ किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी चीज़ का नाम देकर पूछेगा कि क्या ये बाध्यकारी, इसके जो नियम और कानून हैं ये देशों पर बाध्यकारी हैं। तो आपको ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो बाध्यकारी नहीं होते हैं और कुछ बाध्यकारी भी होते हैं। तो ये साइट्स जो है साइट्स पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। दूसरे शब्दों में इन पार्टियों के लिए कन्वेंशन को लागू करना बाध्यकारी है, लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता। ये क्या करता है? राष्ट्रीय कानूनों का जगह नहीं लेता है। अगर बात की जाए साइट्स के तहत आने वाली प्रजातियों के सभी आयात निर्यात और पुनः निर्यात को परमिट प्रणाली के माध्यम से अधिकृत किया जाना चाहिए।
साइट्स में 3 परिशिष्ट है, हमने पढ़ा ये, जबकि जो कि ये परिशिष्ट 2 में आ रहा है। 3 परिशिष्ट है, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 एंड परिशिष्ट 3। 3 परिशिष्ट जो है साइट्स में शामिल किए गए हैं। हम एक एक करके इनका छोटा छोटा विवरण आपको देते हैं। इसका जो परिशिष्ट 1 है, साइट्स का जो परिशिष्ट 1 है, इसमें क्या है कि वे प्रजाति शामिल हैं इसमें जो साइट्स द्वारा सूचीबद्ध वन्य जीवों एवं पौधों में सबसे अधिक संकट की स्थिति में है, यानी बहुत ही ज़्यादा संकटापन्न स्थिति में है, उन्हें शामिल किया गया। फॉर एग्जांपल जैसे गोरिल्ला, समुद्री कछुए, अधिकांश ऑर्किड प्रजातियां, विशाल पांडा, ये सभी जो हैं साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है। और इनमें लगभग वर्तमान में 1082, लगभग की बात करें 1082 प्रजातियां इसमें सूचीबद्ध हैं। क्या है, अब इन प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है और साइट्स इन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है, सिवाय जब इसके आयात का उद्देश्य व्यावसायिक ना होकर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा साइट्स का परिशिष्ट 1। अब जो साइट्स का परिशिष्ट 2 है, साइट्स के परिशिष्ट 2 में ऐसी प्रजातियां शामिल हैं, परिशिष्ट 2, इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन ऐसा आशंका है कि अगर इन प्रजाति के व्यापार को सख्ती से लागू नहीं किया जाता या नियंत्रित नहीं किया जाता तो ये लुप्तप्राय की श्रेणी में आ सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है कुछ दिए हुए, जैसे कि महोगनी, शेर, अमेरिकी मगरमच्छ और कई प्रवाल, ये सब सारी चीज़ें हैं। अमेरिकी जिनसेंग, पैडल फिश, ये सारी जो है साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल किए गए हैं। लगभग वर्तमान में इसमें 34,419 प्रजातियां स्पीसीज इसमें शामिल हैं। इसमें एक जैसी दिखने वाली प्रजातियां भी शामिल की गई हैं। एक जैसी दिखने वाली, इट मीन्स लुक अलाइक स्पीसीज, उनको भी शामिल किया गया है, अर्थात ऐसी प्रजातियां जो एक समान दिखती हैं और उन्हें व्यापार संरक्षण कारणों से सूचीबद्ध किया गया है। तो ध्यान रहे, जो एक जैसी दिखती हैं, समान दिखने वाली प्रजातियों को भी शामिल कर दिया गया है। साइट्स का जो परिशिष्ट 3 है, साइट्स के परिशिष्ट 3 की बात करते हैं, तो साइट्स के परिशिष्ट 3 में उन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया। इसमें क्या होता है कि किसी पक्षकार के अनुरोध पर शामिल किया जाता है, यानी कि कोई पक्षकार है, अगर उसने रिक्वेस्ट किया है या विनती किया या फिर उसने देखा है, उसने चीज़ों को समझा है, तो किसी पक्षकार के अनुरोध पर शामिल किया जाता है जिनका व्यापार पक्षकार द्वारा पहले से ही विनियमित किया जा रहा है, तथा जो प्रजाति इसमें शामिल की गई हैं उन प्रजातियों के आधारणीय एवं अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए दूसरे देशों के सहयोग की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैप टर्टल, वालरस, कैपस्टैग बीटल आदि को शामिल किया गया है। अगर वर्तमान में देखें तो इसमें लगभग 211 प्रजातियां शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध यानी परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध जो प्रजातियां हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को केवल परमिट या प्रमाण पत्र की आधार पर ही उन्हें अनुमति प्रदान की जा सकती है व्यापार करने की। प्रजाति को केवल पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में शामिल किया जा सकता है या हटाया जा सकता है अथवा उनके मध्य स्थानांतरित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? तो पक्षकारों के सम्मेलन के द्वारा। तो इसका समय समय पर सम्मेलन भी होता रहता है, उसके बारे में भी आप जानकारी रख सकते हैं। तो हमने जाना IUCN के बारे में और साइट्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा जानते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उसके आवास प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने जो भी उत्पाद होते हैं उसके व्यापार के विनियमन और नियंत्रण की बात करता है। और नियंत्रण के लिए कानून का ढांचा तैयार करता है, यानी एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। यह अधिनियम जो है वो उन पौधों और जानवरों को अनुसूचियों में को भी अनुसूचीबद्ध करता है जिसे सरकार द्वारा अलग से सुरक्षा स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ये निगरानी प्रदान की जाती है।
वन्यजीव अधिनियम ने साइट्स की अगर बात करें वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन है, जो हमने साइट्स का पढ़ा था ऊपर, उसमें भारत के प्रवेश को सरल बना दिया है। और इसके तहत जो है, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है, इसमें क्या किया गया है, 6 अनुसूची को शामिल किया गया है। अगर इससे पहले इसको लेकर कुछ संवैधानिक प्रावधान भी किए थे, जैसे कि 42nd CA यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में आया था। इसके तहत वन्य एवं वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण राज्य सूची से किस में शामिल कर दिया है, समवर्ती सूची में। किस में शामिल कर दिया है, कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया है। उसके बाद एक और प्रावधान किया गया है जो है 51A का G, ओके, मूल कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्य में। तो उसमें क्या है, वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। ये 51 के AG में शामिल किया गया है, ओके। और एक किया गया है DPSP में भी। DPSP में कहाँ शामिल किया गया है, तो आर्टिकल 48A क्या कहता है कि यह कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार और देश के वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये DPSP का आर्टिकल 48A, मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य का आर्टिकल 51A का G, और 42nd CA यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसके आधार पर प्रावधान के तहत ही, संवैधानिक प्रावधान के तहत ही ये अभी एक सेकेंड संस्था कार्यरत है, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं अनुसूचियों के बारे में। इसमें टोटल 1 to 6 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 1 कहता है कि अनुसूची 1 जो है, इसमें उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें सर्वाधिक संरक्षण की आवश्यकता है, और इसके उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति को सबसे कठोर दंड दिया जाता है। पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है इनके। जैसे कि इनमें शामिल कुछ जानवरों की अगर हम बात करें तो कृष्ण मृग यानी कि काला हिरन, हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड, हिमालयी भालू और एशियाई चीता, ओके। और अगर परिशिष्ट 2 की बात करें, ये बहुत ही स्ट्रांग है, यानी इस पर नियंत्रण और कठोर दंड का प्रावधान है। अगर परिशिष्ट 2 की बात करें तो इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जो जानवर हैं उनके संरक्षण के लिए भी उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें इनके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ अगर बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो जैसे कि असमिया मकाक, हिमालयी काला भालू यानी हिमालयन ब्लैक बियर, भारतीय नाग यानी इंडियन कोबरा, इन सबको शामिल किया गया है परिशिष्ट 2 में। इंडियन कोबरा, भारतीय भालू और असमिया मकाक। परिशिष्ट 3 की अगर बात करें, परिशिष्ट 3 में 3 and 4 को एक साथ शामिल किया गया। परिशिष्ट 3 and 4 को एक साथ शामिल किया गया है। इसमें वे प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त नहीं हैं, जिनके अभी नियर थ्रेटन नहीं है, तो उनको शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत, 3 और 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें प्रतिबंधित शिकार वाली संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड पहली 2 अनुसूचियों की तुलना में कम है। इसमें तो सबसे ज़्यादा कठोर दंड दिया जाता है, इसमें थोड़ा कम है, लेकिन इसमें जो है इन दोनों से भी कम है इसमें, ओके। ना हम बात करते हैं परिशिष्ट 3 में। कुछ एग्जाम्पल में दे देती हूँ, जैसे कि स्पॉटेड डियर जो है परिशिष्ट 3 में आते हैं, ओके। हाँ, स्पॉटेड डियर आते हैं, फिर आता है ब्लू शेप, फिर लकरबग्घा यानी जिसे सांभर या हिरन भी कहते हैं, यानी कि डियर, ओके। अब हम पढ़ते, और परिशिष्ट 4 जो है इसके तहत संरक्षित जानवरों में जैसे कि राजहंस, फ्लेमिंगो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लेमिंगो। हमने पढ़ा था फ्लेमिंगो के बारे में, ग्रेटर फ्लेमिंगो एंड लेजर फ्लेमिंगो के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, उसे आप रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा है खरगोश को शामिल किया गया है, बाज को शामिल किया गया है, किंग फिशर को शामिल किया गया है, और मैगपाई को शामिल किया गया है, ओके। तो इन सारी चीज़ को अनुसूची 4 में शामिल किया गया है। अनुसूची 5 की अगर हम बात करें तो अनुसूची 5
एक निर्दिष्ट जो अनुसूची जो 5 है, निर्दिष्ट पौधों के कृषि के नियमन का नियमन प्रदान करता है। इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो भारतीय मूल का पौधा जैसे कि साइकैड, नीला ऑर्किड, ब्लू वेंटर, नीला ऑर्किड भी कहते हैं इसे, रेड वांडा, कुट, स्लीपर ऑर्किड, स्लीपर ऑर्किड, ये सारी चीज़ें, या फिर पीचर प्लांट, इन सबको शामिल किया गया है अनुसूची 6 में। ओके, अनुसूची 6 में इन्हें शामिल किया गया है। सॉरी, ये सारे अनुसूची 6 में है। 5 की अगर बात की जाए, अनुसूची 5 में किन्हें शामिल किया गया है, 4 के बाद डायरेक्टली मैं 6 में पहुंच गई। 5 की अगर बात की जाए तो 5 में है वर्मिन परोपजीवी, वर्मिन परोपजीवी को शामिल किया गया है। जिन्हें वर्मिन परोपजीवी, इस मीन्स ऐसे जंतु शामिल हैं जिन्हें वर्मिन या परोपजीवी कहा जाता है। इसका मतलब है छोटे जंगली जीव जो रोग का परिसंचरण करते हैं। रोगों का क्या करते हैं? परिसंचरण करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे में या फिर एक जानवर से दूसरे में। इन जानवरों को का शिकार किया जाता है। इसमें जंगली जानवरों की केवल 4 प्रजातियां शामिल है। कौन कौन? कौवे, इनके द्वारा ही संक्रमण फैलता है ना। चमगादड़, आज निपाह वायरस जो है इसी का परिणाम है। चूहा, प्लेग, आपको पता है प्लेग कितने बड़े तौर पर फैल सकता है। और मूसक, ये सारे इन 4 जीवों को शामिल किया गया है परिशिष्ट 5 में। ध्यान रहे, परिशिष्ट 5 में 4 जीवों को शामिल किया गया है, कौवा, चमगादड़, चूहा और मूसक। ओके, परिशिष्ट 6 की बात हमने कर ली कि कृषि में नियमन प्रदान करता है ये बेड डॉम, साइकैड, ब्लू वांडा, रेड वांडा, कुट, ये सारे जो हैं परिशिष्ट 6 में शामिल किए गए हैं। तो हमने इस तरीके से देखा, ये हट क्यों नहीं रहा, ओके, ये हट नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने आधे घंटे तक सिर्फ इन तीनों के बारे में ही बात करी है। तो आगे बढ़ते हैं। IUCN के रेड लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड शामिल किया गया है, किसको? लाल सैंडर्स को। और इसे परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है। या पहले के लिए हम, और इसे जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 में शामिल किया गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। और मैं इस चैप्टर को मैं जल्दी से आगे बढ़ते हुए आपको समझाती हूँ। ओके, अब है संदर्भ। हम क्यों बात कर रहे हैं लाल सैंडर्स के बारे में? हाल ही में ट्रैफिक यानी कि साइट्स द्वारा रेड सैंडर्स के अधिग्रहण, जब्ती और भारत से निर्यात किए जा रहे निर्देश की घटनाओं की सूचना दी गई है। तो क्या किया गया है? इसके अधिग्रहण, जब्ती और निर्यात की सूचना दी गई। जबकि आपको भली भांति पता है, हमने क्या पढ़ा था, इसका जो व्यापार जो है प्रतिबंधित है। ओके, नेक्स्ट रेड सैंडर्स के बारे में जानते हैं। सेंटालिन एक प्राकृतिक डाई है जो इसके हार्टवुड से प्राप्त होती है। इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य पदार्थों आदि में किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? फार्मास्यूटिकल और एंड खाद्य पदार्थों में किया जाता है। ध्यान रहे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंटालिन जो इसके एक प्राकृतिक डाई है, डाई इट मीन्स समझ इसे डाई करते हैं, और जो इसके हार्डवुड से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अगर बात देखें तो क्या है, ये है लिविंग फॉलम, फॉलम, ये कौन सा है, ये वाला पार्ट लिविंग फ्लोएम। ओके, उसके बाद है वेस्कुलर, इसके बाद वाला पार्ट जो है वेस्कुलर कैम्बियम। ओके, ये है सैपवुड, ये वाला पार्ट जो है ये है सेपवुड, और ये वाला पार्ट जो है ये है हर्टवुड। देखा, मैं हर्टवुड ही ढूंढ रही थी। तो ये जो सेंटालिन है जो कहाँ से प्राप्त होता है? इसके हर्टवुड से ही प्राप्त होता है, यानी इसके हर्ट से। यानी ये जो वुड है, ये तो वुड के लेयर्स हैं, 1 2 3 4, ये सब जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के सबसे सेंटर वाले पार्ट जो है उसको क्या कहा जाता है? हर्टवुड कहा जाता है। ओके, और ये है कॉर्क वाला, कौन सा? ये वाला पार्ट है। ये अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट है कॉर्क का, इसको कहते हैं पेरिडर्म। ओके, तो क्या क्या है, ये हर्टवुड सबसे सेंटर वाला पार्ट है,
लिविंग फ्लोएम ये वाला है, एंड पेरिडर्म यानी कॉर्क वाला ये वाला है। इसके आई थिंक उसका जो आउटर साइड छाल है ये वाला। वेस्कुलर जो हो गया इसके एक लेयर नीचे का, मतलब सेकेंड लेयर के नीचे का। एंड उसके बाद फिर ये हमने पढ़ा था सेपवुड, ओके दिस वन, और ये हार्टवुड। आगे बढ़ते हैं। रेड सैंडर्स के हार्टवुड में स्ट्रॉन्शियम, कैडमियम, जस्ता, तांबे जैसे भारी और दुर्लभ तत्वों को जमा करने की क्षमता होती है। कौन कौन से? स्ट्रॉन्शियम, कैडमियम, जस्ता, तांबे जैसे भारी दुर्लभ तत्वों को जमा करने की क्षमता होती है। स्ट्रॉन्शियम एंड कैडमियम ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें पढ़ना, इनसे भी रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती हैं, तो इनको आप ध्यान में रखना। अगर जनरली आपको क्वेश्चन और स्टेटमेंट में दे दिया जाए कि क्या स्ट्रॉन्शियम और कैडमियम जो है वो लाल सैंडर्स के में पाया जाता है, हार्टवुड में पाया जाता है, तो जनरली सोचिए कि कैडमियम, स्ट्रॉन्शियम एंड हार्टवुड, वुड इट मीन्स समथिंग रिलेटेड अबाउट द वुड, इट मीन्स लकड़ी, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये कंफ्यूज हो सकते हो आप थोड़ा सा, तो इसको दिमाग में रखना कि ये पाए जाते दुर्लभ तत्वों को जमा करने की क्षमता होती है हार्टवुड में, ओके। इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स एंड खाद्य पदार्थों में भी होता है। नेक्स्ट, सेन्ना स्पेक्टाबिलिस। सेन्ना स्पेक्टाबिलिस क्या है? तो IUCN के रेड लिस्ट में से एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। साइट्स में यह सूचीबद्ध नहीं है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी सूचीबद्ध नहीं है। कहाँ ये देखा गया? केरल वन अनुसंधान संस्थान। इसका संदर्भ क्यों है, क्यों न्यूज़ में है ये? तो केरल वन अनुसंधान संस्थान के जैविक आक्रमण के लिए नोडल केंद्र यानी NCBI ने सेन्ना स्पेक्टाबिलिस को खत्म करने के लिए एक प्रबंधन योजना बनाई है। कौन सी योजना? प्रबंधन योजना बनाई है। सेन्ना स्पेक्टाबिलिस के बारे में हम कुछ जानते हैं, समझते हैं। सेन्ना स्पेक्टाबिलिस पूरे उष्णकटिबंधीय अमेरिका में, कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय अमेरिका में एक सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता है। डेकोरेटिव प्लांट्स है ये। इसमें महत्वपूर्ण जैविक गतिविधियां होती हैं जो जीवाणुरोधी, एंटी बायोफिल्म, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसके हालांकि इसे एक पर्यावरणीय खरपतवार माना जाता है जो देसी प्रजातियों के वृद्धि और अंकुरण को रोकता है। यह क्या है? सेन्ना स्पेक्टाबिलिस ये क्या कर रहा है? तो ये एक आक्रामक पौधा है, आक्रामक प्रजाति का पौधा है, और इस वजह से ये क्या हो रहा है, हम इसको रोका जा रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, देसी पौधों के लिए खतरनाक होता है। ये जहाँ भी उपजाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जो देसी पौधे अन्य पौधे हैं उनके वृद्धि और उनके अंकुरण को रोक देता है, इसलिए ये खतरनाक माना जाता है। किसके लिए? देसी पौधों के लिए। तो सेन्ना स्पेक्टाबिलिस के बारे में हम जान चुके हैं, आगे जानते हैं। और जनरली इन्हें जो होता है, ये आक्रामक पौधे जो होते हैं इन्हें इन्वेसिव स्पीसीज भी कहा जाता है इन इंग्लिश। नेक्स्ट है हिमालयी औषधीय पौधे। हिमालयी औषधीय पौधे, हाल ही में 3 हिमालयी औषधीय पौधों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। पटवा, पटवा को क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है IUCN में। प्रतिबंधित वितरण के साथ 12मासी झाड़ी उत्तराखंड के लिए स्थानिक है। क्या है ये? उत्तराखंड के लिए स्थानिक है, यानी उत्तराखंड में पाया जाता है, वहीं का स्थानिक है। इसकी पत्तियों से निकाले गए आवश्यक तेल में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। तो पहला क्या था? पटवा। दूसरा क्या है? हिमालयन फ्रिटिलोरिया। हिमालयन फ्रिटिलोरिया, इसे वल्नरेबल घोषित किया गया है। तीसरा है सलाम पंच। सलाम पंच, इसे एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। ठीक है, तो 3 औषधीय पौधे हैं IUCN रेड लिस्ट में शामिल किए गए हैं, पटवा, हिमालयन फ्रिटिलोरिया एंड सलाम पंच। पटवा क्या है? तो उत्तराखंड का स्थानिक है, यह 12मासी झाड़ी है और उत्तराखंड के लिए स्थानिक है प्रतिबंधित विवरण के साथ। इसकी पत्तियों से निकाले गए आवश्यक तेल जो हैं इसमें क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। दूसरा है हिमालयन फ्रिटिलोरिया, ये वल्नरेबल है, यह एक 12मासी बल्बनुमा जड़ी बूटी है। यह क्या है? बल्बनुमा जड़ी बूटी है जिसका उपयोग ब्रोंकियल विकारों और निमोनिया के इलाज के लिए किया जाता है। ब्रोंकियल विकार यानी ब्रोंकियल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके और निमोनिया के इलाज के लिए किया जाता है। यह एक शक्तिशाली कफ दमनकारी और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में कफ निस्सारक दवा यानी एक प्रकार की खांसी की दवा जिसका उपयोग बलगम को साफ करने में मदद करने के लिए किया जाता है, उसका भी स्रोत रहा है।
नेक्स्ट है सलामपंज। सलामपंज क्या है? ये कंदीय प्रजातियां हिमालय पर्वतमाला और हिंदुकुश में स्थानिक है। हिंदुकुश का रीजन कहाँ है? तो पाकिस्तान का जो रीजन आता है वहाँ पे है हिंदुकुश पर्वत। ओके, तो हिंदुकुश का आता है थोड़ा सा पाकिस्तान का, थोड़ा अफगानिस्तान सेंटर एंड आई थिंक ताजिकिस्तान, यस। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान तीनों में इसका थोड़ा फैलाव है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी हिंदुकुश की, ये क्या है? तिरिचमेर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, तो हिंदुकुश के बारे में हमने जाना। और ये कंदीय प्रजातियां हिमालय पर्वतमाला और हमारे हिमालय के रीजन में पाया जाता है। हिमालय रीजन का भी आपने देखा है कहाँ कहाँ है फैलाव, आपको बखूबी पता है। ओके, तो कौन से हैं? पटवा, हिमालयन फ्रिटिलोरिया और सलामपंज। नेक्स्ट है, अच्छा मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले ये बताओ, निमोनिया किसके कारण होता है? किस जीवाणु के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है निमोनिया। तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस, देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इससे भी पूछ ही लेती है यूपीएससी। क्या बताया हमने? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, बैक्टीरिया, इसके कारण ही निमोनिया होता है। लिखना मैं इसलिए नहीं चाहती क्योंकि इस पर थोड़ा सा इरेज करने में प्रॉब्लम होती है। ओके, नेक्स्ट जो है, इसमें कुछ कुछ बचे हुए थे। इसका निवास स्थान के नुकसान, जलवायु परिवर्तन आदि से खतरा है। इसका उपयोग आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी आदि में पेचिस, ग्रेस्ट्राइटिस आदि को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो ये हम जो हैं वो पौधे हैं 3, पटवा सॉरी, ये कौन से हैं? पटवा, हिमालयन फ्रिटिलोरिया एंड ये सलामपंज, ये 3 हिमालयी पौधे हैं। नेक्स्ट है बाओबाब पेड़। ये पेड़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने देखा होगा कभी कभी इसे। इसकी तना काफ़ी मोटी होती है और ऊपर शाखाएं बहुत ही उसके कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य होती हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। बाओबाब पेड़ मध्य प्रदेश के मांडू में। लुप्तप्राय बाओबाब फल के लिए जीआई टैग की मांग की गई है। इसके लिए जीआई टैग की मांग की गई है। बाओबाब पेड़ के बारे में जानते हैं। बाओबाब अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया की स्थानिक प्रजाति है। कहाँ की है? अफ्रीका, मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया की स्थानिक प्रजाति हैं। ध्यान रहे, बाओबाब की सूंड बैरल जैसी होती है, इसकी बात कर रहा है। और ये अपनी असाधारण दीर्घायु के लिए जाने जाते हैं, जो 2000 साल तक जीवित रहते हैं। इस वृक्ष के फूलों का परागण चमगादड़ और बुश बेबी द्वारा किया जाता है। इसे प्राइमेट्स प्रजाति भी कहते हैं। हालांकि पूरे भारत में कम और विरल संख्या में पाए जाने वाला बाओबाब मध्य प्रदेश के मांडू शहर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जहां भील जनजाति ने ऐतिहासिक रूप से उन्हें संरक्षित किया है। किस जनजाति ने? भील। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियों की संख्या पूरे भारत में सर्वाधिक है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ की भील जनजाति जो है इन्हें संरक्षित करती है। बाओबाब के फल जिन्हें स्थानीय रूप से खोरसानी इमली के नाम से जाना जाता है, खोरसानी इमली इसके बाओबाब के फ्रूट्स हैं। ये पौष्टिक होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक उपचार पद्धति में भी किया जाता है। ध्यान रहे, ये उपचार पद्धति में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको? मध्य प्रदेश के मांडू में पाया जाता है। जीआई टैग देने की मांग है इसकी। ये स्थानिक किसके कहाँ के लिए है? तो अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसका सूंड बैरल जैसा होता है, दीर्घायु होता है, लगभग 2000 साल तक जीवित रहता है। इसका परागण चमगादड़ और बुश बेबी पर निर्भर है और ये बहुत ही पूरे भारत में बहुत ही कम और विरल संख्या में है। और इसका जो संरक्षण है वो भील जनजाति करती है। इसका जो फल होता है उसे खोरसानी इमली के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही उपयोगी है और इसका उपयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपचार पद्धति में किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंडियन ओक, जिसे हम कहते हैं हिजोल।
वर्षा और तापमान परिवर्तन से हिजोल का निवास स्थान कम हो रहा है। हिजोल क्या है? एक मध्यम आकार का सदाबहार वृक्ष है जो दक्षिणी एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया तथा के तटीय आर्द्र भूमियों में स्थानिक है। कहाँ पे? साउथ एशिया एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के तटीय आर्द्र भूमियों के लिए क्या है ये? वेटलैंड्स के लिए ये क्या है? स्थानिक है। गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्रा और मेघना का जो बेसिन है वहाँ पे पाया जाता है। इसकी छाल में हृदय रोग के लिए उपयोगी टैनिन पाया जाता है। हृदय रोग के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए क्या पाया जाता है? उपयोगी टैनिन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखना। हृदय रोग के लिए टैनिन पाया जाता है उपचार में, इसके छाल में। कहाँ पाया जाता है? इसके छाल में। हृदय रोग के लिए उपयोगी टैनिन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं साल के पेड़। साल के पेड़ क्या है? यह एक उपपर्णपाती पेड़ है जो शायद ही कभी पूरी तरह से पत्ती रहित रह होता है। यह दो अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है, उत्तरी और मध्य भारत, जो गंगा के मैदान से अलग होते हैं। यह भारत, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों का स्थानिक है। इम्पॉर्टेंट, भारत, भारत का पड़ोसी बांग्लादेश, सेकंड पड़ोसी नेपाल, थर्ड तिब्बत, हालांकि ये चाइना ने इसको कवर कर लिया है बट ऑल्दो हिमालयी क्षेत्रों का स्थानिक है। यह आग प्रतिरोधी है और इसे लघु वन उपज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके रेसिन का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है। इसका जो रेसिन होता है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? पारंपरिक चिकित्सा में किया करते हैं। यह उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रमुख साल बीज उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन है? उड़ीसा, उड़ीसा से सटा हुआ बिहार, बिहार से सटा हुआ झारखंड और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जनरली जो है, झारखंड जो है वो टच नहीं करता है मध्य प्रदेश को। तो कौन सा एरिया करता है? ना ही बिहार टच करता है मध्य प्रदेश को, ना ही झारखंड टच करता है और ना ही उड़ीसा टच करता है। तो कौन सा एरिया टच करता है? छत्तीसगढ़ टच करता है। कौन करता है? छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। आपको ध्यान रहे कि 2000 1, 9 and 15, 1, 9 and 15 आप चाहे जैसे भी याद रखें। 1 जून को छत्तीसगढ़ अलग हुआ, किससे? मध्य प्रदेश से। 1 जून 2000। 9 जून 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से। कहाँ से? यूपी से, ये एमपी से। और 15 जून 2000 को झारखंड अलग हुआ, किससे? बिहार से। ठीक है, 1, 9, 15 आप याद रखना। ओके, ये कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसके साथ ही ध्यान रखना चाहिए। आपको स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि समहाउ मे बी आप समझ सकते हो कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा यूपीएससी के लिए, बट आप नहीं जानते कि कब स्टेटमेंट के तौर पर वो पूछ ले इस तरह की चीज़ों को। और अगर नहीं भी पूछती है तो स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो जनरली पूछ लिया करती हैं क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। एक साथ याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शुष्कन सहिष्णु संवहनी पौधे, डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट्स। शुष्कन सहिष्णु संवहनी पौधे। हालिया अध्ययन में भारत के पश्चिमी घाट में 62 शुष्कन सहिष्णु संवहनी पौधों की प्रजातियों की पहचान की गई। कितने? 62 शुष्कन सहिष्णु संवहनी पौधों के बारे में जानते हैं। शुष्कन सहिष्णु डीटी यानी डेसिकेशन टॉलरेंट पौधे जो होते हैं गंभीर निर्जलीकरण को सहन कर सकते हैं।
काफ़ी शुष्क होते हैं ये। और ये जैसे एलोवेरा भी आप एक देखते हो, उसमें बहुत कम पानी दोगे, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप पानी नहीं दोगे तो भी वो हरा भरा रहता है। बट जो हमारे देसी पौधे, जो जनरली तुलसी का पौधा, गुलाब का पौधा, ये क्या है, अगर आप धूप में छोड़ दो 2 दिन, पानी ना डालो गमले में, तो वो आप देखोगे कि वो मुरझाने जैसा फील होगा आपको, है ना। तो 62 ऐसे पौधों के बारे में पहचान की गई पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में, जिससे उनकी जल सामग्री 95% तक नष्ट हो जाती है, परंतु जब पौधों को दोबारा जल उपलब्ध कराया जाता है तो वे पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। पादपों में निर्जलीकरण तब होता है जब एक पौधे द्वारा ग्रहण अथवा अवशोषित जल की मात्रा किसी भी रूप में निष्कासित जल की तुलना में कम होती है। अक्सर इसे पुनरुत्थान पौधों के रूप में जाना जाता है, जिसमें संवहनी और गैर संवहनी दोनों प्रजातियां शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुष्कन सहिष्णु पौधे आमतौर पर चट्टानी इलाकों में पाए जाते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर स्थित भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं। सॉरी, ट्रिपोगोन कैपिलेटस और कैरालोडिस्कस लैनुगिनोसिस जैसी प्रजातियां शुष्कन सहिष्णु गुण प्रदर्शित करते हैं। जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने हेतु तथा उच्च तापमान सहिष्णु फसलों की किस्म विकसित करने के लिए शुष्कन प्रतिरोधी संवहनी पौधों के जिन का उपयोग किया जा सकता है। शुष्कन सहिष्णु संवहनी पौधे का कृषि में उपयोग किया जाता है। इसका क्या कहाँ यूज़ होता है? एग्रीकल्चर में, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहाँ सिंचाई के लिए जल की कमी है। ऑब्वियसली ये क्या कह रहा है कि इसमें 95% तक इनके ये पौधे खत्म हो जाते हैं। लगता है कि अब तो ये खत्म हो गए, अब इन्हें हटा देना चाहिए। बट क्या होता है, जैसे ही हम उनमें पानी डालते हैं वो पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक टाइप से भी है, बट ये चमत्कार है नहीं, ये इनका गुण है। ओके, जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने तथा व्यापक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उच्च तापमान सहनशील फसलों की किस्म विकसित करने के लिए इन पादपों के जिन का उपयोग किया जा सकता है। डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट है गुच्छी मशरूम के बारे में हम पढ़ते हैं। गुच्छी मशरूम क्या है? अभी ये न्यूज़ में है, क्या है? तो अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, वसंत की जल्द शुरुआत और औसत से अधिक तापमान के कारण गुच्छी मशरूम आखेटक को लगातार वर्षों से संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कम पैदावार हो रही है। गुच्छी मशरूम के बारे में हम जानते हैं। गुच्छी मशरूम क्या है? अपने पौष्टिक और मिट्टी जैसे स्वाद के लिए प्रसिद्ध अच्छी मशरूम को इकट्ठा करना चुनौतीपूर्ण है और वर्तमान में यह कम पैदावार का सामना कर रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में उगने वाला गुच्छी मशरूम विश्व के सबसे महंगे मशरूमों में से एक है। ध्यान रहे, विश्व के सबसे महंगे मशरूमों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20,000 रुपये प्रति किलो है। गुच्छी मशरूम पोटेशियम, विटामिन डी आदि सहित अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पोटेशियम एंड विटामिन डी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है और हृदय रोग और मधुमेह जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में भी मदद करता है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और आवास विनाश जैसे कारक दुर्लभता और कमी में योगदान करते हैं, जिसने आखेटक और व्यापारी दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। नेक्स्ट है कोनोकार्पस पेड़। यह भी एक इन्वेसिव स्पीसीज है। कोनोकार्पस पेड़ जो है, इसे गुजरात सरकार ने इसके प्रतिकूल प्रभावों को रेखांकित करते हुए वन या गैर वन क्षेत्रों में कोनोकार्पस पेड़ों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। वैसे क्षेत्रों में भी जहां वन उपजते हों या फिर जहां नहीं भी उपजते हों, यानी कि गैर वन क्षेत्र जो है, वहां पे भी इन पेड़ों को अब नहीं लगाया जाएगा। क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इन्वेसिव स्पीसीज़ है और ये देसी यानी स्थानिक जो प्रजातियां हैं या देसी प्रजातियां हैं या देसी पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, उनके लिए खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि ये ना तो उन्हें प्रजनन करने देते हैं, ना उन्हें अंकुरित होने देते हैं, ना उनको नष्ट कर देते हैं। कोनोकार्पस के बारे में जानते हैं। ये एक विदेशी मैंग्रोव प्रजाति है। ध्यान रहे, ये क्या है? एक मैंग्रोव प्रजाति है, विदेशी, और गहरे
हरे रंग की चमकदार पत्तियों वाली एक सदाबहार तथा तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति है। सजावटी पेड़ों के रूप में सार्वजनिक स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रजाति के पेड़ सर्दियों में फूलते हैं और आसपास के क्षेत्रों में पराग फैलाते हैं, जिससे सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी आदि बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इससे क्या उत्पन्न होती है? सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी आदि बीमारियां उत्पन्न होती हैं, यानी ये एलर्जिक है। इस प्रजाति की जड़ें मिट्टी के अंदर गहराई तक जाती हैं और बड़े पैमाने पर विकसित होती हैं, जिससे दूर संचार लाइनों, जल निकासी लाइनों और मीठे जल की प्रणालियों को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से ये क्या करते हैं कि मिट्टी की जड़ें अंदर तक जाती हैं और बड़े पैमाने पर विकसित होती हैं, और फिर एक और इसे प्रॉब्लम होती क्या है कि गहराई तक पहुंचकर जल को अवशोषित करती है, और इस जलों के अवशोषण के कारण जो छोटे पौधे होते हैं, यानी जो छोटे छोटे पौधे स्थानिक प्रजातियां हैं, वो जलों को नहीं ग्रहण कर पाते मिट्टी से। क्यों? क्योंकि इनके जड़ें काफ़ी फैलती हैं और इसी कारण ये अन्य जीवों को, अन्य वनस्पतियों को जीवित रहने नहीं देते। एक ये एलर्जिक तो होता ही है, साथ ही क्या होता है, दूर संचार लाइन जो ज़मीन के अंदर बिछाई गई हैं, जल निकासी लाइन और मीठे जल की जो प्रणालियां हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैक्टस। कैक्टस क्या है? संदर्भ क्या है? सरकार बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में बंजर जमीन को, यानी बंजर जो भूमि है उसको क्या करना है? पुनर्जीवित करने के लिए कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में कैक्टस वृक्षारोपण को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। कैक्टस के बारे में जानते हैं। भौगोलिक दृष्टि से कैक्टस असमान रूप से वितरित है। इसकी सबसे बड़ी सघनता भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में के आसपास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भौगोलिक दृष्टि से कैक्टस? हालांकि कहीं भी समान रूप से नहीं है, बट इसकी सबसे ज़्यादा सघनता कहाँ है? भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री के से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास। भारत में यह राजस्थान, कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। कैक्टर सूखा सहिष्णु पौधा है जो अपने उत्तकों में जल को, अपने जो टिश्यू हैं उसमें जल को संग्रहित कर सकते हैं। इस जल का उपयोग प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए किया जाता है, जो ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, जिससे कार्बन पृथक्करण में मदद मिलती है। कैक्टी फूल वाले पौधे, इसमें फूल भी आते हैं, जो बीज पैदा करते हैं। ये फूल हर साल खिलने में सक्षम हैं, लेकिन भारी बारिश के समय प्रचुर संख्या में फूल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, तो उसको लेकर सरकार क्या प्लान कर रही है कि बंजर भूमि में को पुनर्जीवित करने के लिए कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में कैक्टस का वृक्षारोपण करेंगे। नेक्स्ट है इम्पेशंस कुरुप्पुसामी। इम्पेशंस कुरुप्पुसामी हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने तमिलनाडु, कहाँ पे? तमिलनाडु के कलाकर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में, तमिलनाडु में क्या है? कलाकर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, पढ़ लेना आप इसे, इंपॉर्टेंट है। कलाकर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है, रामसर साइट से, टाइगर रिजर्व से, ये सारी चीज़ें आपके लेफ्ट टिप्स पे होना चाहिए। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने तमिलनाडु, कहाँ पे? ये कलाकर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। इसकी खोज नई खोजी गई पौधे की प्रजाति की पहचान की है। प्रजाति के बारे में हम जानते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम डॉक्टर एस कुरुप्पुसामी, जो तमिलनाडु के थे, उनके नाम पर रखा गया है। पौधे की इस प्रजाति की अपनी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं, डिफरेंट है। क्या है? इसमें छोटी पत्तियां, 6 से 8 फूलों वाला छोटा स्कैप और छोटे फूल शामिल होते हैं। इसमें छोटी पत्तियां, 6 से 8 फूलों वाला छोटा स्कैप और छोटे फूल शामिल होते हैं। हालांकि प्रजातियां उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, चीन में व्यापक स्तर पर पाई जाती है। भारत, श्रीलंका और चीन, ये तीनों ही भारत के पड़ोसी, दोनों भारत के पड़ोसी हैं। अफ्रीका एंड मेडागास्कर, ये दोनों, अफ्रीका, मेडागास्कर जो है अफ्रीका के ईस्ट में है इसका लोकेशन। ओके, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही आता है।
लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण उनके विलुप्त होने की आशंका है। ठीक है, 6 छोटी पत्तियां होती हैं, 6 से 8 फूलों वाला छोटा स्कैप होता है, छोटा फूल शामिल है। एस्कुरुपासामी जो है तमिलनाडु के थे, उनके नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। इसकी पहचान की गई है कहाँ पे? कलाकर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में। अब हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों के बारे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ना। भोजपत्र वृक्ष, ये काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं, देखो। हिमालयन क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष है जो 4500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। 4500 मीटर इसकी हाइट होती है। यह बहुपयोगी वृक्ष है, यानी इसका कई उपयोग है, कई तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। इसका छाल सफ़ेद रंग का होता है, जो प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से ग्रंथों की रचना के लिए उपयोग में आता था। पश्चिमी हिमालय का मूल निवासी, ये कहाँ का है? वेस्टर्न हिमालयन। यह पर्णपाती वृक्ष इस क्षेत्र में वितरित है। पश्चिमी हिमालय का मूल निवासी यह पर्णपाती वृक्ष इस क्षेत्र में वितरित है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? इसकी हाइट कितनी तक जा सकती है? 4500 मीटर तक जा सकती है। सफ़ेद रंग का होता है, जिसका यूज़ क्या होता था? प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में हम ग्रंथों की रचना के लिए यूज़ करते थे, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो यूज़ करते थे। पश्चिमी हिमालय का जो का ये मूल निवासी पर्णपाती वृक्ष, ठीक है, इस क्षेत्र में वितरित है। नेक्स्ट है वाक्विटा पोर्पोइस। यह विश्व का सबसे छोटा सीतासेन है। इसे स्पेनिश में छोटी गाय के नाम का नाम दिया गया है। इसकी उल्लेखनीय विशेषताओं में एक गहरी आंख का घेरा और एक अपेक्षाकृत बड़ा पृष्ठीय पंख शामिल है। यह मैक्सिको के कैलिफोर्निया की ऊपरी खाड़ी में, मैक्सिको के कैलिफोर्निया की ऊपरी खाड़ी में 1500 स्क्वायर माइल के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? मैक्सिको के कैलिफोर्निया में। अगर आप देखोगे तो, अगर मैं इस तरीके से मैप बनाऊं, किसका? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो अलास्का वाला रीजन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कनाडा वाला रीजन, ये हमारा हो जाएगा अमेरिका वाला रीजन, और ये हमारा यहाँ तक मैक्सिको का रीजन जाता है। तो ये जो पार्ट है, इसके बीच में जो गैप आपने देखा, यही है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ओके, और ये क्या है? बाजा कैलिफोर्निया, ये वाला रीजन। तो ये क्या कह रहा है कि मैक्सिको के कैलिफोर्निया की ऊपरी खाड़ी में, ये वहाँ वाला ऊपरी खाड़ी में 1500 स्क्वायर मील के क्षेत्र में पाया जाता है, जनरली यहाँ मैक्सिको वाला। फिर यहाँ पे वो सारे ये तो कैरेबियन, यहाँ से नीचे जाओगे तो आपको युकाटन चैनल के पास से ये बनाता है, जनरली ऐसे बनाता है शेप। ओके, तो यहाँ पे आपको क्यूबा मिल जाएगा, हैती मिल जाएगा, यानी कि वेस्ट इंडीज़ जो कंट्रीज़ हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हॉन्डुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, मानागुआ, ये सारे, एल सल्वाडोर, सारे ये सारे रीजन में मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैक्सिको की खाड़ी, ये रीजन क्या हो जाएगा? मैक्सिको की खाड़ी। ओके, और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैक्सिको के कैलिफोर्निया की ऊपरी खाड़ी में 1500 स्क्वायर मील में पाया जाता है। नेक्स्ट है थारोसॉरस इंडिकस। थारोसॉरस इंडिकस नामक डायनासोर का नाम थार रेगिस्तान से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? थार रेगिस्तान से प्रेरित है। और 167 मिलियन वर्ष पुराने ये जीवाश्म विश्व के सबसे पुराने डिप्लोडोकॉइड का प्रतिनिधित्व करते हैं। छोटे आकार, छोटी गर्दन और पूंछ से प्रतिष्ठित सौरोपोड्स का यह परिवार अन्य लंबी गर्दन वाले समकक्षों से अलग दिखता है। क्या है? थोरोसॉरस इंडिकस, थोरोसॉरस इंडिकस। ओके, थार रेगिस्तान से प्रेरित है। डायनासोर का नाम, ये जो था इसका नाम थार रेगिस्तान से प्रेरित है। कब, कितना पुराना है ये? तो 167 वर्ष पुराना ये जीवाश्म विश्व का सबसे पुराना
डेप्लोडोक्वाइड का प्रतिनिधित्व करता है। इसका विशेषता क्या है? तो छोटा आकार होता है, इसका छोटा सा आकार है, छोटा सा गर्दन है। उसके बाद पूंछ है इसके पास। सबसे बड़ी बात है कि इसके पास पूंछ है। अन्य लंबी गर्दन वाले समकक्षों से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट मैं पढ़ती हूँ मिथुन के बारे में। मिथुन, नॉट मिथुन चक्रवर्ती, इट्स ओनली मिथुन। ओके, सो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मीन्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने क्या किया है कि मिथुन को आधिकारिक तौर पर खाद्य पशु के रूप में मान्यता दे दी है। मिथुन बोविडे परिवार, कौन से फैमिली है? बोविडे परिवार की जुगाली करने वाली प्रजाति है। जुगाली तो ऑब्वियसली करेगी। जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से ही टच करता है बाउंड्री, वो क्या है? नागालैंड और फिर मणिपुर और मिजोरम, ये चारों एक साइड से ही टच करते हैं बाउंड्री को। ओके, अरुणाचल, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर ये हो गया नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम। तो यहाँ पे ही इन्हें क्या किया गया है? ऑफिशियली इन्हें खाद्य पशु के रूप में मान्यता दे दी गई है। इन 4 राज्यों में वैश्विक मिथुन आबादी लगभग 19% हिस्सा पाया जाता है। वैश्विक मिथुन आबादी का, यानी पूरे वर्ल्ड में जो मिथुन की आबादी है उसका 98% हिस्सा जो इन्हीं 4 राज्यों में पाया जाता है। ये आमतौर पर 300 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मिथुन के मांस में गोमांस और भैंस की तुलना में काफ़ी कम वसा होती है, यानी फैट काफ़ी कम होता है, 2 to 3% फैट होता है इसमें। भैंस में कितना होता है? 10 गाय और भैंस में कितना होता है? तो 10 से 12% फैट होता है, जबकि इसमें 2 to 3% फैट होता है। इसलिए इसे आधिकारिक तौर पर खाने की मान्यता दे दी गई है। और केवल इन्हीं राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में ये पाया जाता है। ठीक है, केवल इन्हीं राज्यों में कितना हिस्सा? 98% हिस्सा पाया जाता है पूरे वर्ल्ड का। अब इन्हें खाने का मान्यता दे दिया है किसने? FSSAI ने। ओके, नेक्स्ट है सीसल। सीसल क्या है? सीसल एक रसीला पौधा है। एक रसीला पौधा है जो शुष्क क्षेत्रों में विकसित होता है। इसकी पत्तियां देख रहे हो कितनी नुकीली हैं। ये जनरली आपको दिखेंगे, मैदान के क्षेत्र में भी मिल जाते हैं, बट इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शुष्क क्षेत्रों में विकसित होने के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य अमेरिका का मूल निवासी है। इसकी खेती केन्या, मोजाम्बिक, ब्राज़ील, फिलीपींस सहित विभिन्न देशों में किया जाता है। कहाँ? केन्या, मोजाम्बिक, ब्राज़ील और फिलीपींस सहित विभिन्न देशों में की जाती है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने सीसल के पत्तों का उपयोग करके एक अत्यधिक शोषक सामग्री बनाने के लिए एक पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया विकसित की है, जिससे मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के उत्पादन में क्रांति लाई जा सके। क्या किया है शोधकर्ताओं ने? तो इसके जो पत्ते हैं उसको यूज़ करके एक अत्यधिक शोषक सामग्री बनाने के लिए एक पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया विकसित की है, जिससे मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के उत्पादन में क्रांति लाई जा सके। ये क्या करे? बहुत ज़्यादा ये शोषण करता है, यानी अवशोषित कर लेता है किसको? पानी को, या फिर किसी भी गीली चीज़ों को अवशोषित करता है। इसी वजह से इनका यूज़ जो है वो जनरली मुझे लगता है कि ये पैड्स में करेंगे, सेंट्री पैड्स में करेंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी कि क्रांतिकारी जो होगा आविष्कार होगा, इससे बनी जो उत्पाद होगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है ये सेकंड चैप्टर का लास्ट था। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे थर्ड, यानी गंभीर रूप से लुप्तप्राय आवासों और प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसे हम कवर करेंगे अपने थर्ड वीडियोस में। ये हमने कंप्लीट किया पार्ट 4। ये बहुत जल्दी ही ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही चैप्टर्स हैं जिन्हें पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये सीरीज़, और इफ़ यू वांट सो डेफिनेटली मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, और ये 2024 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी के लिए। तो आप इसे देखते रहें
keep watching and stay here with us. Thank you very much.